Now today we will see the topic that is postback, which is 2.1 in your syllabus. Now what is postback? For example, हम ऐसा एक पेज ले लेते हैं जिसके ऊपर हमने ऐसा कोई कंट्रोल रखा है जो वो क्या करेगा, वो अपना जब भी हम वो कंट्रोल के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो इंटरेक्शन जैसे ही वो होता है वो कोई इवेंट ट्रिगर करेगा। इवेंट ट्रिगर होने के बाद वो पेज सर्वर पे प्रोसेसिंग के लिए जाएगा और हमें सेम पेज वापस मिलेगा। वो दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट नहीं करेगा, हमें सेम पेज वापस मिलेगा। दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज पोस्टबैक। द मोस्ट important thing is it is the action that is performed by interactive web pages. Interactive web pages means हम जिसके साथ हम interaction कर सकते हैं, हम उसके ऊपर जो भी कंट्रोल्स है वो कंट्रोल्स के साथ हम इंटरेक्शन कर सकते हैं और वो कंट्रोल्स क्या करेंगे, कंट्रोल्स कोई इवेंट ट्रिगर करेंगे और वो इवेंट से क्या होगा, पेज प्रोसेसिंग के लिए सर्वर पे जाएगा और हमें सेम पेज वापस मिलेगा। Means we can say that basically postback is an action performed by an interactive web page when it goes to the server for some operation and server again post it back to the client. मतलब हमें सेम पेज वापस मिलेगा, दूसरे पेज पे वो रीडायरेक्ट नहीं करेगा। जब ऐसा कुछ होता है तो हम उसे पोस्ट बैक कहेंगे। नाउ द थिंग इज दैट हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट बैक की रिक्वेस्ट है या फिर पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर में लोड हुआ है। बिकॉज जब भी हम कोई भी पेज के लिए रिक्वेस्ट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, मैंने ब्राउजर ओपन किया, यूआरएल में लिखती हूँ abc.aspx, मतलब मैंने पहली बार अभी ब्राउजर ओपन किया, उसके अंदर यूआरएल में मैंने लिखा abc.aspx, मीन्स मैंने abc.aspx पेज की रिक्वेस्ट दी सर्वर को। मीन्स दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर द पेज थ्रू माई ब्राउजर। अगर फर्स्ट टाइम हम कोई भी पेज के लिए रिक्वेस्ट देते हैं तो उसे पोस्टबैक नहीं कहते। अब क्या हुआ, मैंने पहले रिक्वेस्ट डाली, सर्वर ने मुझे वो पेज रेंडर करके दिया, मतलब मुझे ब्राउजर में मुझे वो पेज मिला। अब मैं क्या करूंगी, उसके ऊपर थोड़े बहुत कंटेंट है, फिर कंट्रोल है और उसके ऊपर एक बटन कंट्रोल है। जैसे ही मैंने बटन कंट्रोल पे क्लिक किया, पेज कुछ प्रोसेसिंग करने के लिए सर्वर पे गया और सर्वर ने मुझे क्या दिया, फिर से सेम पेज मुझे वापस दिया, दैट इज abc.aspx। ये जो पूरा मतलब एक्शन परफॉर्म हुआ है, दैट इज मैंने बटन पे क्लिक किया, पेज प्रोसेसिंग के लिए सर्वर पे गया, सर्वर ने प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे फिर से वापस सेम पेज दिया, दैट इज abc.aspx। दिस concept, this procedure, this action is known as post back. अगर हमें हमारा पेज सेम पेज वापस मिलता है then that action is known as post back. अब मुझे जानना है कि मैंने जो रिक्वेस्ट दी है वो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है या फर्स्ट रिक्वेस्ट है। अगर मुझे वो जानना है तो पेज क्लास की एक प्रॉपर्टी है दैट इज पोस्ट बैक। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर हम कुछ भी यूज करेंगे देन इट यूजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स। सो सारी चीजें अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स का यूज करती है देन ऑब्वियसली, जैसे VB.NET में हमने पढ़ा था कि फॉर्म्स आर आल्सो इन टर्म्स ऑफ क्लासेस इन डॉटनेट फ्रेमवर्क। सो ऑब्वियसली अगर हम ASP.NET के वेब पेजेस कंसिडर करेंगे देन दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्लास। कौन से क्लास का है, पेज क्लास का है। पेज क्लास कौन से नेम स्पेस में है, दैट इज रिटन ओवर हियर, दैट इज system.web.ui.page। दिस इज द नेम स्पेस फॉर द पेज क्लास। और वो पेज क्लास में कौन सी प्रॉपर्टी है, दैट इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी थ्रू हम जान पाएंगे कि वेदर जो रिक्वेस्ट हमने पेज के लिए दी है वो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट है या फिर वो पोस्ट बैक हुआ है, दैट इज हमें प्रोसेसिंग करने के बाद वो सेम पेज वापस मिला है। अगर पहली रिक्वेस्ट है तो इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी फॉल्स। अगर वो पोस्टेड पेज है, पोस्टेड बैक पेज है, देन इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी ट्रू।
So this is how we can determine whether the request is a first request for the page or it is a post back action. All right. So in short, we can say that is post back is the property of the page जिसके through हम determine कर पाएंगे that whether the page is posted back or not. So if I want to define what is post back, I can say a post back is an action taken by an interactive web page when the entire page and its contents are sent to the server for processing some information, and then the server posts the same page back to the browser. This is the definition of post back. And the most important property, that is post back, through which we will able to determine whether the page is posted back or not. And if the page is posted back, then obviously the value of is post back property will be true. So here is a small example through which I have demonstrated that what is post back and how it works. हम क्या करेंगे, डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो के अंदर देखते हैं, राइट, थ्रू एन एग्जाम्पल. ऑलराइट, लास्ट लेक्चर में हमने एक वेबसाइट बनाई थी, दैट इज फर्स्ट वेबसाइट, जिसके अंदर हमने एक पेज ऐड किया था, दैट इज default.aspx, और उसके ऊपर हमने एक बटन रखा था, दैट इज क्लिक, जिसके थ्रू क्लिक इवेंट थ्रू हमने मैसेज डिस्प्ले किया था, दैट इज गुड मॉर्निंग, राइट. सो ये हमने लास्ट लेक्चर में परफॉर्म किया था. ऑलराइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेम पेज. मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, हमने ऑब्वियसली बटन की क्लिक पे तो हमने लिखा हुआ ही है गुड मॉर्निंग, लेकिन मैं पेज लोड इवेंट पे फिर से एक अलग मैसेज बॉक्स डालती हूँ, दैट इज MSG बॉक्स. I will write MSG box and within that I will write page load, right? Fine. इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वो क्या देता है. Alright, see over here, you are able to see the message box within which it has been written, that is page load. ये page load message हमने कहाँ पे लिखा था? हमने page load event पे लिखा था. यहाँ पे देखिए, ये पेज लोड इवेंट है और जिसके ऊपर मैंने पेज लोड मैसेज डिस्प्ले करने के लिए लिखा था, और वो बटन हमें डिस्प्ले हो रहा है. अब मैं क्या करती हूँ, मैं फिर से क्लिक बटन पे मैंने क्लिक किया. अब ये देखिए क्या हुआ, मुझे पहले मैसेज दिखाई दे रहा है पेज लोड. जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगी, मुझे दूसरा मैसेज दिखाई दे रहा है, दैट इज गुड मॉर्निंग. दिस गुड मॉर्निंग मैसेज इज रिटर्न ऑन द क्लिक इवेंट, राइट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मैंने ये default.aspx पेज की जब पहली बार रिक्वेस्ट दी, मतलब जैसे फर्स्ट टाइम वो पेज ब्राउजर में लोड हुआ, तब मुझे पहली बार मैसेज दिखाई दिया था, दैट इज पेज लोड. उसके बाद पेज लोड हुआ, मैंने क्लिक बटन पे क्लिक किया. जैसे ही मैंने क्लिक बटन पे क्लिक किया, फिर से मुझे मैसेज दिखाई दिया, दैट इज पेज लोड, और उसके बाद मुझे मैसेज दिखाई दिया, दैट इज गुड मॉर्निंग. मीन्स पहली रिक्वेस्ट तो मैंने डाली default.aspx पेज के लिए, पहली बार मैंने रिक्वेस्ट दी, पेज लोड हुआ, तो ऑब्वियसली पेज लोड इवेंट पे मैंने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा. मैंने सिर्फ मैसेज डाला था, दैट इज पेज लोड, तो वो डिस्प्ले हुआ. अब क्या हुआ, मैंने जैसे ही क्लिक बटन पे क्लिक किया, पेज प्रोसेसिंग करने के लिए सर्वर पे गया, सर्वर ने वो पेज प्रोसेस किया और बाद में मुझे फिर से सेम पेज वापस दिया. सेम पेज फिर से ब्राउजर में लोड हुआ, इसलिए फिर से पेज लोड इवेंट एग्जीक्यूट हुई, इसलिए मुझे मैसेज दिखाई दिया, दैट इज पेज लोड, और उसके बाद उसकी क्लिक इवेंट का रिजल्ट मुझे दिखाई दिया, दैट इज गुड मॉर्निंग. So this is the whole action of post back. मैंने फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट डाली थी default.aspx की, मुझे एक वो पेज मिला ब्राउजर में, मुझे मैसेज मिला पेज लोड, लेकिन पेज के ऊपर एक बटन है, जिससे क्या हुआ, ऑब्वियसली ये इंटरैक्टिव वेब पेज है. जैसे ही मैंने क्लिक बटन पे क्लिक किया, इवेंट ट्रिगर हुई, तो ऑब्वियसली वो प्रोसेसिंग करने के लिए सर्वर पे गया, पेज प्रोसेस हुआ, और ऑब्वियसली वो रीडायरेक्ट नहीं हुआ दूसरे पेज के ऊपर, मुझे सेम पेज वापस मिला. और हियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पेज मुझे फिर से ब्राउजर में मिला, दैट इज पेज फिर से लोड हुआ. दैट्स वाई
फिर से पेज लोड इवेंट एग्जीक्यूट हुई और उसके अंदर मुझे पहले मैसेज मिला दैट इज पेज लोड, और उसके बाद मुझे बटन की क्लिक इवेंट पे मैंने जो ग्रीटिंग मैसेज डाला था दैट इज गुड मॉर्निंग, वो मुझे मैसेज बॉक्स में दिखाई दिया। सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ पोस्ट बैक कि मुझे सेम पेज वापस मिल रहा है, वो मुझे पता चल रहा है, राइट? अब हम क्या करते हैं, पहले तो एग्जीक्यूशन स्टॉप करते हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इफ नॉट इज पोस्ट बैक देन, राइट? मैंने इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी का यूज किया। नाउ व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ इज पोस्ट बैक, हमने पढ़ा था वो क्या था कि अगर पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर में लोड हुआ है तो ये इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी फॉल्स होगी, और अगर वो पोस्ट बैक रिक्वेस्ट है मतलब उसके बाद अगर पेज फिर से सेम पेज वापस ब्राउजर में लोड होता है तो इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, राइट? इसलिए मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन डाली है दैट इज इफ नॉट इज पोस्ट बैक। नॉट क्यों लिखा है, बिकॉज मुझे ये पेज लोड का जो मैसेज है वो सिर्फ पहली बार जब पेज ब्राउजर में लोड होता है तभी मुझे डिस्प्ले करना है, उसके बाद मुझे वो डिस्प्ले नहीं करना है। तो ऑब्वियसली जब पहली बार ये पेज लोड होगा तब ये इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी की वैल्यू फॉल्स होगी, इसलिए मैंने अगर नॉट लिखा दैट इज नॉट फॉल्स, मतलब वो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा इसलिए मुझे वो ये मैसेज दिखाई देगा दैट इज पेज लोड, राइट? बाद में मैं अगर बटन पे क्लिक करूंगी तो ऑब्वियसली पेज प्रोसेस होने के लिए सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे प्रोसेसिंग होने के बाद मुझे सेम पेज वापस मिलेगा, फिर से पेज लोड इवेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन तब इस पोस्ट बैक की वैल्यू क्या होगी, ट्रू, और मैंने आगे लिखा है नॉट, सो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स होगी और ये पेज लोड का मैसेज दिखाई नहीं देगा, राइट? सो लेट्स सी, हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखो मैंने एग्जीक्यूट किया तो मुझे यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है दैट इज पेज लोड, ओके बटन पे मैंने क्लिक किया तो पेज एक्चुअली लोड हुआ ब्राउजर में। अब मैं क्या करती हूँ, मैं क्लिक बटन पे क्लिक करती हूँ, सी ओवर हियर, मैंने जैसे ही क्लिक बटन पे क्लिक किया अब मुझे सिर्फ गुड मॉर्निंग का मैसेज आया, फिर से पेज लोड का मैसेज नहीं आया। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है कि पेज लोड मैसेज कब डिस्प्ले होना चाहिए, जब भी इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी फॉल्स है, मतलब ये पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर में लोड हुआ है तभी मुझे पेज लोड का मैसेज चाहिए, उसके बाद मुझे पेज लोड का मैसेज नहीं चाहिए। इसीलिए सो दिस मैसेज, मतलब ये मैसेज कब डिस्प्ले होगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस इफ कंडीशन, ये इफ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और मोर प्रिसाइज इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वेदर इज दैट पेज लोड मैसेज विल बी डिस्प्लेड और नॉट, राइट? सो दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल कि जिसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पोस्ट बैक और पोस्ट बैक कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ आफ्टर दैट, सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है सेम एग्जाम्पल हम ट्राई करके देखते हैं, राइट? उसके लिए मुझे पहले एक लिस्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। सो टूल बॉक्स के अंदर से मैं कंट्रोल लेती हूँ दैट इज लिस्ट बॉक्स, राइट? मैं अभी उसकी आईडी प्रॉपर्टी नहीं चेंज कर रही हूँ, सो उसकी बाय डिफॉल्ट आईडी होगी लिस्ट बॉक्स 1। अब मैं ये जो कोडिंग है वो मैं, ये कोड मैंने यहाँ से लिया और मैं पेज लोड पे मैं क्या करती हूँ, पेस्ट करती हूँ। मैंने ये कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, इफ कंडीशन के बाहर लिखा हुआ है, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द सिनेरियो। हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया ऑब्वियसली मैंने फिर से रन की है एप्लीकेशन, मतलब पहली बार ये पेज ब्राउजर में लोड हुआ तो मुझे पेज लोड इवेंट दिखाई दे रहा है, मैसेज दिखाई दे रहा है, मैंने ओके पे क्लिक किया, लिस्ट बॉक्स आया और उसके अंदर 3 वैल्यूज आई दैट इज ABC, PQR और XYZ। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने क्लिक बटन पे क्लिक किया, ऑब्वियसली क्लिक बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया उसके अंदर क्या आया, गुड मॉर्निंग का मैसेज आया, राइट? ओके किया, अब ये देखिए क्या हुआ, ABC PQR XYZ ABC PQR XYZ 2 टाइम्स रिपीट हुआ,
क्यों? पहली बार तो मैंने पेज लोड पे लिखा था, वो पहली बार जब पेज लोड हुआ ब्राउजर में तब वो फर्स्ट टाइम उसने ऐड किया था। दूसरी बार क्यों ऐड हुआ? बिकॉज हमने ये जो लाइन्स है दैट इज लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट एड, ये जो हमने वैल्यूज ऐड की है वो पेज लोड पे लिखी हुई है, मैंने ये इफ कंडीशन में नहीं लिखी है। मतलब जितनी बार ये पेज फिर से ब्राउजर में लोड होगा उतनी बार ये 3 वैल्यूज लिस्ट बॉक्स में ऐड होगी। लेट्स सी, फिर से हम क्लिक बटन पे क्लिक करते हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज आया। नाउ लेट्स सी, देखो ABC PQR XYZ, again ABC PQR XYZ, after that again ABC PQR XYZ, राइट? मतलब क्या हो रहा है, जितनी बार मैं क्लिक बटन पे क्लिक कर रही हूँ ऑब्वियसली पेज लोड इवेंट एग्जीक्यूट होगी, इसलिए ये 3 लाइंस फिर से एग्जीक्यूट हो रही है और वो लिस्ट बॉक्स में फिर से ये 3 वैल्यूज ऐड कर रहा है। ऑब्वियसली हमें ऐसा नहीं चाहिए, ऐसे रिपीटेड वैल्यूज ऐड नहीं होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन में अभी स्टॉप कर रही हूँ, ये जो 3 लाइंस है मैं कट कर रही हूँ और मैं ऐड कर देती हूँ ये इफ कंडीशन के अंदर, राइट? सो अब क्या होगा, जैसे पेज लोड के मैसेज के लिए होता था वैसे ही होगा। पहली बार जब ये ब्राउजर में लोड होगा ऑब्वियसली ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सो 3 वैल्यूज विल बी एडेड विद इन द लिस्ट बॉक्स। फिर दूसरी बार जब हम पोस्ट बैक होगा लेकिन इफ कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं होगी, सो वो ये 3 वैल्यूज ऐड नहीं होगी लिस्ट बॉक्स में। लेट्स एग्जीक्यूट। सी, फर्स्ट टाइम पेज लोड हुआ, सो ऑब्वियसली पेज लोड का मैसेज आया, मैंने ओके पे क्लिक किया। So here are our three values, that is ABC, PQR, XYZ. मैंने क्लिक बटन पे क्लिक किया, गुड मॉर्निंग का मैसेज आया, लेकिन लिस्ट बॉक्स में ये 3 वैल्यूज फिर से ऐड नहीं हुई because we have written this 3 statements within this if condition, क्योंकि हमने लिखा है कि अगर पोस्ट बैक है तो ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं करना है, राइट? सो दिस इज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज ये आपको आगे भी वेबसाइट डेवलप करने में काम आएगी। बिकॉज बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स है जिसके अंदर जब भी पेज लोड होता है हमें वैल्यूज ऐड करनी है, लेकिन पोस्ट बैक में हमें वो वैल्यूज ऐड नहीं करनी है। सो ये इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी आपको ये चेक करने के लिए काम आएगी कि वेदर द पेज इज लोडेड फॉर द फर्स्ट टाइम और इट इज अ पोस्ट बैक रिक्वेस्ट, राइट? सो दिस वाज द एग्जांपल, राइट? जो स्लाइड के ऊपर है हमने वही सेम एग्जांपल ट्राई करके देखा। नाउ हियर इज द टॉपिक दैट इज 1.6, व्हाट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। हमने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट व्हाट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, बिकॉज आप लोग ने VB.NET में पढ़ा हुआ है। सो लेट्स सी, in general there are two programming approaches, that is linear programming and event driven programming. What is event? Event is the action or the occurrence that is detected by the program. मतलब कुछ भी होता है और अगर वो हमारा प्रोग्राम उसको डिटेक्ट कर पाता है, दैट एक्शन और द अकरेंस इज नोन एज इवेंट। फॉर एग्जांपल हम बटन पे क्लिक करते हैं तो क्लिक किया दैट इज एन इवेंट क्योंकि हमने कोई एक्शन परफॉर्म की। अगर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट या फिर कॉम्बो बॉक्स या फिर लिस्ट बॉक्स में से कुछ सिलेक्ट करती हूँ तो हमने जो सिलेक्ट किया दैट इज एन एक्शन विच इज परफॉर्म विद दैट कंट्रोल, सो ऑब्वियसली उसकी जो इवेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। मीन्स वी कैन से हम इंटरैक्टिव वेब पेजेस के ऊपर हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म करते हैं एंड इफ इट इज डिटेक्टेड by the program, that is detected by the page, then it is known as event. और ऑब्वियसली ASP.NET के अंदर हम जो भी लॉजिक लिखते हैं हम वो पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर लॉजिक लिखते हैं। That's why ASP.NET supports event-driven programming model. In general, आप की स्ट्रोक्स ले लो या फिर माउस की क्लिक ले लो। की स्ट्रोक्स मतलब अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप करना स्टार्ट कर रहे हो, then that is also event for our web page. मीन्स वी कैन से कि हम कुछ भी करेंगे वेब पेज के ऊपर देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इवेंट। फिर वो की स्ट्रोक्स होंगे,
माउस की क्लिक होंगी या फिर कोई सिलेक्शन होगा. Now, what is event-driven programming? The programming approach which responds to the event or handle the event is called event-driven programming. और जो हमारी Windows ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के ऊपर वर्क करती है. मीन्स वी कैन से दैट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग मॉडल. मतलब ऐसा प्रोग्रामिंग अप्रोच जो इवेंट को रिस्पॉन्ड करेगा या फिर उसको हैंडल करेगा, देन दैट इज नोन एज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. ASP.NET का इवेंट मॉडल क्या है, वो क्या करता है, वो कैसे इवेंट को हैंडल करता है, वो कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे. We have already seen that traditional ASP or we can say classic ASP uses linear model. राइट. क्लासिक ASP क्या करता है, लीनियर मॉडल को सपोर्ट करता है. उसमें क्या होगा, इट मीन्स द कोड ऑन द पेज इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम व्हेनेवर द पेज इज एग्जीक्यूटेड. जैसे हमने पहले भी देखा था कि क्लासिक ASP के अंदर जो डिजाइनिंग है, दैट इज जो हमारा HTML का कोड है, उसके साथ साथ जो हमारा ASP का कोड है वो हम मिक्स लेआउट में लिखते हैं, एक साथ ही लिखते हैं. अब क्या होगा क्लासिक ASP के अंदर, जब भी हम कोई ASP का पेज एग्जीक्यूट करेंगे, सो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन ऑफ द पेज वो पूरा पेज एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा. That's why this type of model is known as linear model. मतलब ट्रेडिशनल ASP और क्लासिक ASP क्या यूज करता था, लीनियर मॉडल यूज करता था. बट ASP.NET uses event driven model. ASP.NET event driven model यूज करता है. क्या होगा उसके अंदर, यूजर कैन ऐड कंट्रोल्स ऑन द पेज and according to the need we can decide which event it will respond. जैसे हमने अभी किया, पेज के ऊपर हमने एक बटन रखा, बटन की क्लिक इवेंट पे हमें कुछ डिस्प्ले करना था तो हमने वो क्लिक इवेंट का कोड लिखा, मतलब हमने वो इवेंट हैंडल की. ऑब्वियसली इट इज नॉट नेसेसरी कि एक कंट्रोल के साथ एक ही इवेंट हो सकती है. ऑब्वियसली एक सेम कंट्रोल के साथ हम मल्टीपल इवेंट्स के लिए भी कोड लिख सकते हैं. राइट. अब ये कैसे वर्क करेगा, obviously when the page is executed for the first time, तो अगर हमने पहली रिक्वेस्ट दी है, सो उसके अंदर क्या होगा, पेज क्रिएट होगा, उसके साथ साथ उसके ऊपर जो कंट्रोल्स है उसके भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे. वो पूरा पेज इनिशियलाइज होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा और पेज ब्राउजर में रेंडर होगा. दिस इज कि कब होगा, जब हम पहली बार फर्स्ट टाइम कोई पेज के लिए रिक्वेस्ट देते हैं तब. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है, आफ्टर द पेज इज सर्व टू द यूजर, मतलब ब्राउजर के अंदर पेज लोड हो गया है. अब क्या होगा, एनी इवेंट कैन बी ट्रिगर्ड ड्यू टू द एक्शन परफॉर्म बाय द यूजर. ब्राउजर के अंदर पेज लोड हुआ, उसके ऊपर एक क्लिक बटन था, तो मैं एज अ यूजर वो क्लिक बटन पे क्लिक करूंगी तो ऑब्वियसली क्लिक बटन की इवेंट ट्रिगर होगी. मतलब क्या होगा, इफ द बटन क्लिक इवेंट जनरेट्स द पोस्ट बैक ऑफ द फॉर्म, मतलब क्लिक इवेंट पे ऐसा कुछ लिखा है कि उसको प्रोसेसिंग करने के लिए सर्वर पे जाना पड़ेगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद अगर मुझे सेम पेज वापस मिलता है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज पोस्ट बैक. वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ASP.NET? ASP.NET रिस्पॉन्ड्स द पेज बाय रिक्रिएटिंग इट. वो फिर से उसको क्रिएट करेगा और फिर से वो ब्राउजर के अंदर सेम पेज हमें रेंडर करके देगा. सो ये क्यों हुआ, बिकॉज पहली बार जब पेज लोड हुआ, पेज और कंट्रोल्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, कोड पेज इनिशियलाइज हुआ, कोड एग्जीक्यूट हुआ और पेज रेंडर करके हमें ब्राउजर में मिला. फिर यूजर ने कुछ ऐसा किया जिससे कोई इवेंट ट्रिगर हुई. ऑब्वियसली इवेंट ट्रिगर होगी तो वो सर्वर पे प्रोसेस करने के लिए गया और पेज हमें रिक्रिएट करके वापस मिला. जो पेज हमें ब्राउजर में मिलता है तो ऑब्वियसली पहले उसकी पेज लोड इवेंट एग्जीक्यूट होगी, then it raises the appropriate event which has triggered the post back. और उसके बाद हमें क्या कौन सी इवेंट ट्रिगर होगी, हमारी बटन की क्लिक इवेंट ट्रिगर होगी और हमें वो पेज बटन की क्लिक के ऊपर हमने जो कोड लिखा है अकॉर्डिंग टू दैट हमें रिस्पॉन्स दिखाई देगा.
At last, the modified page is rendered to HTML and served to the client. मतलब जो भी modified page है वो HTML के अंदर render होगा और client को browser के अंदर दिखाई देगा. So these are the 5 steps that are performed in ASP.NET as an event-driven programming model. पहले क्या होगा? Obviously, हम फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट डालेंगे, पेज और ऑब्जेक्ट कंट्रोल्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, पेज इनिशियलाइज होगा, उसके ऊपर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और कोड एग्जीक्यूट करने के बाद वो पेज हमें ब्राउजर में रेंडर करके दिखाई देगा. ऑब्वियसली पेज जब यूजर को दिखाई देता है तो यूजर उसके ऊपर मतलब अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो वैल्यू एंटर करेगा, अगर बटन है तो उसके ऊपर क्लिक करेगा, मीन्स कोई भी इवेंट ट्रिगर होगी, पेज सर्वर पे फिर से प्रोसेसिंग करने के लिए जाएगा. पेज प्रोसेसिंग करने के लिए गया सर्वर पे, सर्वर ने देखा कि ओके क्लिक इवेंट ट्रिगर हुई है तो उसने वो कोड जो उसके ऊपर था उसको प्रोसेस करना स्टार्ट किया, पेज रिक्रिएट किया और बाद में ब्राउजर के अंदर दिया. ब्राउजर के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली फिर से सेम पेज लोड हुआ, पेज लोड इवेंट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद जो पर्टिकुलर बटन की क्लिक इवेंट थी वो एग्जीक्यूट होगी और पेज हमें रेंडर करके ब्राउजर में दिखाई देगा. So these are the 5 steps which you need to remember for ASP.NET event model. अब दूसरी चीज ये है कि जब भी हमें सर्वर के पास से कुछ चाहिए तो हम क्या करेंगे? रिक्वेस्ट सेंड करेंगे. सर्वर हमें क्या देगा? वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा. नाउ एज अ डेवलपर, एज अ वेबसाइट डेवलपर, राइट, हमें क्या करना है? हमें रिक्वेस्ट का कोडिंग भी करना है और रिस्पॉन्स का कोडिंग भी करना है. हम एंड यूजर के बारे में सोचेंगे तो वो क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और सर्वर रिस्पॉन्स देगा जो यूजर को दिखाई देगा. सो एज अ डेवलपर हमें रिक्वेस्ट के बारे में भी इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और रिस्पॉन्स के बारे में भी हमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा. अब पता कैसे चलेगा कि ये रिक्वेस्ट है या फिर रिस्पॉन्स है? उसके लिए ASP.NET के अंदर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं, दैट इज रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम रिक्वेस्ट कर पाएंगे और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज करके हम रिस्पॉन्स के रिलेटेड जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो कर पाएंगे. उसके साथ साथ एक सर्वर भी एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ASP.NET के अंदर, जिससे हम बहुत सारी दूसरी फंक्शनैलिटीज कर पाएंगे. So this is the topic that is 4.2 of your syllabus, that is response object, request object and server object, right? Okay. What is response? अगर हम simple terms में बोले then it is written over here. See, a response is exactly opposite to the request. Obviously हमें पता है कि request का opposite क्या होता है? Response. But a response is the message sent from the web server to the client when client makes a request. अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट देता है तो सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है मैसेज थ्रू, और वो रिस्पॉन्ड कौन से ऑब्जेक्ट थ्रू मिलेगा क्लाइंट को? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट थ्रू मिलेगा, एंड दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स. अगर सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट के ऊपर अगर कुछ देता है, मैसेज देता है या फिर व्हाटएवर कोई भी डेटा देता है, देन दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिस्पॉन्स. Understood, right? Okay. For each request from the client, the server gives a response unless there is an error. Obviously, हमें पता है कि जब तक error नहीं होगी, हमें response server के पास से मिलेगा, right? How does browser process the response? Browser कैसे process करेगा response को? Then the response includes several information about the page requested, including cookies to be saved on the client machine and the actual content to be displayed to the user. हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कोई पेज है जो स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक यूज करता है, फॉर एग्जांपल कुकीज, तो वो आपको मैसेज देगा कि ये पेज कुकीज का यूज कर रहा है, आपको उसके डेटा सेव करने हैं कि नहीं करने हैं, आपको कुकीज यूज करनी है कि नहीं करनी है. अगर आप यस करोगे
तो वो कुकीज के अंदर यूजर के डेटा सेव करेगा। अगर आप नो करोगे तो ऑब्वियसली वो उसमें डेटा सेव नहीं करेगा। मतलब रिस्पॉन्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है जो हमें कंसीडर करनी है, क्योंकि यूजर तो सिर्फ पेज के लिए रिक्वेस्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल default.aspx, मैंने वो रिक्वेस्ट दी, लेकिन वो default.aspx पेज के ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक यूज किए हुए हैं, वो सारी चीज भी प्रोसेस करके हमें रिस्पॉन्स में मिलेगी। ऑब्वियसली अगर वो कुकीज यूज करता है तो वो उसके लिए यूजर को पूछेगा कि आपको कुकीज की इंफॉर्मेशन सेव करनी है। यस करोगे तो वो करेगा, नो करोगे तो वो नहीं करेगा। और एक्चुअल कंटेंट भी होता है। नाउ दिस कंटेंट कैन बी आइदर टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो या फिर कंट्रोल्स भी हो सकते हैं, एंड दैट इज ऑब्वियसली डिस्प्लेड टू द यूजर। द ब्राउजर एक्सेप्ट्स द रिस्पॉन्स एंड प्रोसेसेस इट। ऑब्वियसली उसके पास जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो उसको प्रोसेस करेगा। ब्राउजर डज सेवरल थिंग्स। ब्राउजर क्या क्या करेगा? सेविंग द कुकीज, ऑब्वियसली कुकी को सेव करेगा। चेकिंग द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी चेक करेगा। एंड देन डिस्प्ले द पेज कंटेंट टू द यूजर। उसके बाद वो यूजर को वो एक्चुअल पेज डिस्प्ले करके देगा। दिस आर द थिंग्स दैट आर परफॉर्म बाय द ब्राउजर जब भी रिस्पॉन्स सर्वर के पास से मिलता है तब। नाउ मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। इफ इट इज एन ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली वो कोई क्लास के ऊपर से क्रिएट हुआ होगा। एंड विद इन .NET फ्रेमवर्क क्लासेस आर बाइंड टूगेदर इनटू सम नेम स्पेस। सो ASP.NET के अंदर ये जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, दिस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इज ऑफ HTTP response class which is present in system.web namespace. So this is the important thing which you need to remember, that the response object is the instance of, that is, it is of HTTP response class, and this HTTP response class is present in system.web namespace. Clear? ये क्लास ऑब्वियसली हमने VB.NET में भी देखा था कि अगर वो क्लास है तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज होगी, मेथड्स होगी, जिसका यूज करके हम बहुत सारे डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। An instance of this class is created by default in all the pages so that you can use this object without creating again each time in all the pages. And obviously the name of the object is response. जैसे मैंने टॉपिक स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बताया था कि रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड सर्वर ये तीनों प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट्स है ASP.NET के अंदर। मतलब जब भी कोई भी पेज क्रिएट होगा ये तीनों ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाएंगे। आपको एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। राइट, फाइन। एज वी हैव डिस्कस कि अगर ऑब्जेक्ट है मतलब वो क्लास के ऊपर से क्रिएट किया हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टीज होगी, मेथड्स होगी। और आपको ये भी पता है कि प्रॉपर्टीज के अंदर कलेक्शंस भी कंसीडर होते हैं। सो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर एक कलेक्शन है दैट इज कुकीज। वो क्या करेगा, हमने बहुत बार अभी तक डिस्कस किया है कि ऑब्वियसली वो कुकी की वैल्यू सेट करेगा और कुकी क्रिएटेड हुई है कि नहीं है, कुकी के अंदर वैल्यू है कि नहीं है, वो सारी चीजें वो चेक करेगा। अगर कुकी क्रिएट की हुई है, उसके अंदर वैल्यू है तो वो यूजर को डिस्प्ले करेगा। और अगर कुकी क्रिएट नहीं हुई है, वैल्यू नहीं है, तो वो यूजर को पेज के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर हमें कोई भी चीज कुकी थ्रू यूजर तक पहुंचानी है तो ऑब्वियसली हमें ये कुकीज कलेक्शन का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बफर। वो क्या स्पेसिफाई करेगा, ऑब्वियसली पेज का जो आउटपुट है उसकी बफर की साइज वो स्पेसिफाई करेगा। दैट इज इट स्पेसिफाइज वेदर टू बफर द पेज आउटपुट और नॉट। बफर करना है कि नहीं करना है ये वो स्पेसिफाई करेगा। सेकंड इज कैश कंट्रोल। कैश कंट्रोल क्या सेट करेगा? It sets whether a proxy server can cache the output or not. Now what is proxy server? For example, एक नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स है, वो
फॉर एग्जांपल नेटवर्क के अंदर 10 कंप्यूटर्स है, वो 10 कंप्यूटर्स एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुए हैं लैन के अंदर, और वो एक जो कंप्यूटर है वो हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुआ है। इट मीन्स इंटरनेट को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा? वो एक जो कंप्यूटर है उसके पास से वो रिक्वेस्ट मिलेगी और वो उसको रिस्पॉन्स करके देगा। वो वन कंप्यूटर के साथ जो बाकी के 10 कंप्यूटर्स है वो इंटरेक्शन करेंगे। मतलब वो 10 कंप्यूटर का जो बंच है उसमें से कोई भी कंप्यूटर को इंटरनेट के पास कुछ चाहिए तो वो कौन से कंप्यूटर थ्रू रिक्वेस्ट करेगा? वो जो एक कंप्यूटर है उसके थ्रू वो रिक्वेस्ट करेगा। सो दैट कंप्यूटर इज नोन एज प्रॉक्सी कंप्यूटर, राइट? वो सर्वर भी हो सकता है। सो इफ वी वांट टू कैश द आउटपुट ऑन दिस प्रॉक्सी सर्वर, तो वो हम कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैश कंट्रोल प्रॉपर्टी। नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज कंटेंट टाइप। ऑब्वियसली कौन सा कंटेंट है HTTP प्रोटोकॉल थ्रू हमें रिस्पॉन्स में देना है वो सेट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि HTTP प्रोटोकॉल इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो अलग अलग तरह के कंटेंट ट्रांसफर कर सकता है, तो वो कंटेंट की टाइप कौन सी है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर पाएंगे, वेदर इट इज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, वट एवर इट इज। अनदर इज एक्सपायर्स। एक्सपायर्स क्या सेट करेगा? It sets how long a page will be cached on the browser before it expires. आपको पता है पहली बार आप जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, ब्राउजर ओपन करते हो और आप लिखते हो फॉर एग्जांपल google.com, it will take some time to process। लेकिन आप अगर वो ब्राउजर के अंदर दूसरा टैब ओपन करते हो, फिर से लिखते हो google.com, देन इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम जो आपने पहली बार रिक्वेस्ट की थी तब वो टाइम लिया था। बिकॉज जब भी आप कोई भी पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो वो पहली बार जब लोड होता है तो वो पेज पेज कैश के अंदर स्टोर हो जाता है। ब्राउजर के अंदर जो कैश है उसके अंदर वो स्टोर हो जाता है, मतलब वो ब्राउजर की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है, राइट? मीन्स अगर आपको सेट करना है कि कितनी मिनट तक ये पेज कैश में रहना चाहिए, वो आप ये एक्सपायर्स प्रॉपर्टी थ्रू आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सपायर्स एब्सोल्यूट। पहले हम ये प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज एक्सपायर्स एब्सोल्यूट। वो क्या सेट करता है? sets a date and time when a page cache on the browser will expire। यहाँ पे सिर्फ वो मिनट्स के टर्म्स में वो सेट करेगा, एक्सपायर्स प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ मिनट के टर्म्स में वो सेट करेगा। लेकिन हमें कोई भी पेज के लिए एक्सपायरेशन डेट और टाइम सेट करना है, देन इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्सपायर्स एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। अनदर इज कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट के अंदर क्या कर सकते हैं? अपेंड्स द नेम ऑफ द कैरेक्टर सेट टू द कंटेंट टाइप हेडर इन द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। आपको पता है हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि कंटेंट टाइप में क्या आएगा, कि HTTP कंटेंट टाइप क्या है, हमारे कंटेंट की टाइप क्या है वो सेट करेगा। अब वो कंटेंट के टाइप के हिसाब से कौन सा कैरेक्टर सेट यूज होगा वो हम केयर सेट डेटा प्रॉपर्टी से हम सेट कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है कि अब तो बहुत सारे पेजेस डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी होते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज है कंटेंट की लैंग्वेज, तो वो उसके लिए कैरेक्टर सेट अलग होगा। अगर गुजराती लैंग्वेज है तो उसके लिए कैरेक्टर सेट अलग होगा। सो केयर सेट विल अपेंड द नेम ऑफ द कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट इज क्लाइंट कनेक्टेड। अगर मुझे चेक करना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट इज कनेक्टेड टू द सर्वर और नॉट, तो वो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ दिस इज क्लाइंट प्रॉपर्टी। मैंने आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ASP.NET के अंदर हम यूज़र कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, उसके अंदर उसके ऊपर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा ब्राउज़र है, उसका IP एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें सर्वर डिटेक्ट कर सकता है। Now, if server wants to detect that whether the client is connected or not, so वो कैसे वो कर पाएगा? With the help of is client connected property. Another is status. Specifies the value of the status line written by the server. Obviously वो जो सर्वर जो रिस्पॉन्ड करेगा उसकी स्टेटस लाइन क्या है, मतलब वो रिस्पॉन्स लाइन क्या है जिसके अंदर स्टेटस कोड होगा। आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था 1xx से 5xx, वो सारी चीजें ये स्टेटस प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर होगा।
नाउ मेथड्स ऑफ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, कौन कौन सी मेथड है? क्लियर, ऑब्वियसली क्लियर क्या करेगा, जो HTML का आउटपुट जो बफर किया है वो पूरा क्लियर कर देगा। मतलब ब्राउजर के अंदर अगर पेज के लिए कोई भी चीजें स्टोर हुई है तो वो क्लियर कर देगा। अनदर इज एंड, इफ आई वांट टू स्टॉप प्रोसेसिंग ऑफ द स्क्रिप्ट, राइट, अगर मुझे कोई भी स्क्रिप्ट की प्रोसेसिंग बीच में से स्टॉप करनी है तो मैं ये एंड मेथड का यूज करूंगी। अनदर इज फ्लश, फ्लश क्या करेगा, सेंड बफर्ड HTML आउटपुट इमीडिएटली, वो जो भी HTML आउटपुट है वो तुरंत ही उसको सेंड कर देगा और उसके बाद उसको निकाल देगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो आप सारे पेजेस के ऊपर यूज करोगे इज रीडायरेक्ट मेथड। रीडायरेक्ट मेथड क्या करेगा, अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट होना है, then it is done with the help of redirect method of response object. See here it is written redirects the user to different URL, मतलब वो दूसरे पेज के ऊपर दूसरे URL के ऊपर हमें रीडायरेक्ट करने में हेल्प करेगा। अनदर इज राइट मेथड, ये भी आप बहुत बार यूज कर पाओगे बिकॉज हर बार इट इज नॉट पॉसिबल कि हम मैसेज बॉक्स में मैसेज डिस्प्ले कर पाए, तब हम ये राइट मेथड का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, राइट मेथड विल डिस्प्ले द स्ट्रिंग ऑन द पेज, वो पेज के ऊपर डायरेक्टली अगर हमें कुछ लिखना है तो हम राइट मेथड का यूज कर सकते हैं। The most important thing you need to remember over here is response.write, that is write method कुछ भी लिखेगा it will be written on the top left corner of the page, वो पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं लिखेगा। आप कोई भी मैसेज दो के इट इज रिटन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज। अनदर इज बाइनरी राइट, अगर मुझे राइट्स डायरेक्टली द आउटपुट विदाउट एनी कैरेक्टर कन्वर्जन, ऑब्वियसली हमें पता है कि कंप्यूटर कुछ भी प्रोसेस करता है वो बाइनरी में करता है। अगर मुझे कन्वर्जन नहीं करना है हमारे जो भी डेटा है उसका, मुझे डायरेक्टली वो सारी चीजें राइट करनी है, देन आई विल यूज बाइनरी राइट मेथड। Another two methods are add header, अगर मुझे HTTP जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर मुझे नया हेडर ऐड करना है। आपको याद हो तो हमने जब HTTP का स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज हेडर, मतलब सर्वर के लिए कुछ कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें वो हेडर में ऐड करेगा। अगर हमें एक्सप्लिसिटली HTTP के रिस्पॉन्स में मुझे हेडर ऐड करना है तो मैं ऐड हेडर मेथड का यूज कर सकती हूँ। एंड अनदर इज append to log, ये क्या करेगा, adds a string to the end of the server entry log, मतलब सर्वर के ऊपर जो भी लॉग मेंटेन हो रहा है उसके अंदर मुझे कुछ भी अगर ऐड करना है, append करना है, then I will use append to log method, right? So this is all about response object. response object कौन से क्लास का है, ऑब्वियसली HTTP रिस्पॉन्स क्लास का है। ये कौन सी नेम स्पेस के अंदर है, सिस्टम डॉट वेब नेम स्पेस के अंदर है, और एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, रिस्पॉन्स। और इसके उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स है, कलेक्शन है जिसका यूज करके हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स एंड अवर लेक्चर ओवर हियर।